बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के आंदोलन से घबराई बीजेपी की, जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर कोर्ट के सख्त रुख की। देखेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कैसे घिरती जा रही बीजेपी। ममता बनर्जी की टीएमसी को क्या लगा झटका, जानेंगे क्यों ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा एसआईआर का मकसद मतदाता सूची से नाम हटाना। पूछा 8 करोड़ लोगों की जांच में कितने विदेशी मिले। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली राहत। हफ्ते में 2 बार अपने परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बात करने की मिली इजाजत। 6 साल से जेल में बंद हैं उमर खालिद। सीबीएसई की डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बोर्ड से पूछा सुधार के लिए अब तक क्या किया, सरकार से मांगा स्थायी समाधान। फिल्म शत्रुज विवाद में अब ZEE5 के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के फिल्म को स्ट्रीम करने के चलते हो सकता है एक्शन। सीबीएफसी ने 127 कट का दिया था सुझाव। Navan, the #1 rated business travel platform. शेयर बाजार में तेजी। 130 अंकों की उछाल के साथ 77,185 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 26 अंकों की तेजी के साथ 24,078 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको छात्रों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। और अब देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून जाएंगे और एक बार फिर छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन राहुल के इस कार्यक्रम ने अभी से बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है और जैसे ही कार्यक्रम की तारीख नजदीक आई, प्रशासन की तरफ से पेच फंसा दिया गया। बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने पहले ही यहाँ कार्यक्रम करने की इजाजत मांगी थी और 10 जुलाई को परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले परमिशन कैंसिल कर दी गई। प्रशासन ने वहां चल रहे केंद्र सरकार के कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का हवाला देते हुए मैदान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेसी मुखर हो गए और देर रात परेड ग्राउंड पहुंच गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रशासन के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को 10 जुलाई को कार्यक्रम के लिए परेड मैदान की इजाजत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने रुख बदल दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्य रात्रि कांग्रेस भवन में इकट्ठे होकर आगे की रणनीति तय करने का आह्वान किया। अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो प्रशासन का कहना है कि वो इजाजत शर्तों के अधीन थी और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय समेत संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही अंतिम रूप से प्रभावी होनी थी। परेड मैदान में 11 से 15 जुलाई तक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से लोक संवर्धन पर्व आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब अचानक इस आयोजन की अवधि 17 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 16 और 17 जुलाई को राज्यपाल इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पहले से राज्यपाल नहीं आ रहे थे या फिर सिर्फ कांग्रेस का कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए आखिरी वक्त में ये बदलाव किए गए हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेसियों ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी देर रात परेड मैदान पहुंचे और ट्रकों को अंदर ले जाने की मांग करते हुए उन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए 10 जुलाई को विधिवत रूप से नगर निगम के आदेश पर 15 से 17 जुलाई तक के लिए परेड ग्राउंड का निर्धारित शुल्क 1,70,000 रुपए जमा कराते हुए आरक्षित किया गया था। परेड ग्राउंड मैदान को नियमानुसार आरक्षित करने के बावजूद प्रशासन भाजपा सरकार के दबाव में इजाजत देने में आनाकानी कर रहा है। आरक्षित किए गए मैदान की समयावधि आज से शुरू हो जाएगी। अगर नगर निगम प्रशासन हमारी समय सीमा में मैदान उपलब्ध नहीं कराता तो ये तानाशाही होगी। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए करीब 2.5 लाख पंजीकरण होने की बात कही जा रही है। अब इसी को लेकर जानकारों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी सरकार बेचैन हो गई है। इसीलिए आखिरी वक्त में जब प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया तो बवाल मच गया। हालांकि इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रशासन की तरफ से कांग्रेस को बन्नू स्कूल ग्राउंड दे दिया गया है और कांग्रेस इसके लिए राजी हो गई है। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने ये चुनौती भी दी है कि वो सरकार की तरफ से आवाज दबाने की इस कोशिश को नाकाम करेगी और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएगी। राहुल गांधी के आंदोलन से बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है और दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं ने मोर्चा खोला हुआ है, उससे बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
खास तौर पर जिस तरह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है और अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये प्रदर्शन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर जारी युवाओं का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। देश के अलग अलग कोने से आकर युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाला हुआ है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस भी युवाओं की आवाज उठा रही है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष सीजेपी के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। 17 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। दिन ब दिन उनकी सेहत खराब होती जा रही है। वांगचुक से सियासी दल से लेकर धर्मगुरु और आम लोग भी अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी जान बहुत कीमती है, लेकिन वांगचुक छात्रों के साथ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, छात्रों के लिए डटे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसलिए वो बातचीत तक नहीं कर रही है। सरकार बात मानना तो दो, बात करने को भी तैयार नहीं है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्हें अपना अनशन खत्म करने की सलाह भी दी। इस बीच सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत का मामला कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वकील राकेश कुमार सैनी की याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोनम वांगचुक के अनशन को बहुत जरूरी माना। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 16 जुलाई की सुबह तक जवाब मांगा है। यानी अब 16 जुलाई को इस मामले पर अहम सुनवाई होगी, जिसमें अदालत सरकारों से उठाए गए कदमों का जवाब मांगेगी। वहीं नगीना के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने वांगचुक से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और मंच से केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी। कहा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी हो गया तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में शामिल होने की बात भी कही और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की। कहा कि इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दो कि सरकार को झुकना पड़ जाए। और अब 16 जुलाई को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। यानी अब दिल्ली का तापमान बढ़ने वाला है, जिसे केंद्र के लिए बड़े तूफान की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। युवाओं के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है और बीजेपी पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी बीजेपी बुरी तरह फंसती दिख रही है। उसके अपने नेताओं के बयान उस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं और विपक्ष के हमले भी लगातार जारी हैं। और अब मंदिर की तरफ से सीईओ नियुक्त करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। तो क्या है राम मंदिर मामले को लेकर ताजा अपडेट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बवाल थम नहीं रहा। चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। 15 जुलाई के करीब सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन ले गई, जिसके बाद कई घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए, उन्हें कहां छिपाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल यानी SIT ने जाँच पूरी कर ली है और किसी भी वक्त वो रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, जिससे सरकार फंस सकती है। हालांकि वो तो पहले ही पूरी तरह फंसी हुई है और उस पर बड़े आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने चुन चुन कर लोग ट्रस्ट में बिठाए हैं, जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे थे। चढ़ावा चोरी से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है। इस बीच यूपी विधानसभा स्पीकर के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा है कि जिन लोगों ने भक्ति भाव से पैसा नहीं चढ़ाया था, उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है। साथ ही ये भी दावा किया है कि उन्होंने ईमानदारी से पैसा चढ़ाया था, इसलिए उनका पैसा चोरी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास पूरा ब्यौरा है कि किसका पैसा चोरी हुआ है और किसका नहीं, किस आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं। वहीं अब इस पर विपक्ष ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। बता दें कि 24 घंटे में सीईओ पद के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या की सिद्ध पीठ हनुमत निवास के पीठाधीश्वर और प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने राम कथा में इसका विरोध किया। पीठाधीश्वर ने कहा कि सरकार के साथ ही ट्रस्ट को भी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किसी अधिकारी को सीईओ के पद पर नियुक्ति जैसे पाप से बचना चाहिए। ये कोई सरकारी प्रतिष्ठान या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का कार्यालय नहीं है। यानी साफ है कि राम मंदिर से चोरी का मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। हालांकि अब भी सबकी नजरें SIT की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या नए खुलासे होते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो पश्चिम बंगाल की सियासत में भी उथल पुथल ही दिखाई दे रही है। TMC प्रमुख ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता के एक और करीबी ने पार्टी से किनारा कर लिया। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल की सियासत में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा है। 21 जुलाई को होने वाली टीएमसी की शहीद दिवस रैली करने की जगह को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धर्मतला कोलकाता विक्टोरिया हाउस के सामने कालीघाट में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 21 जुलाई का कार्यक्रम हाजरा में कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी गुट और ममता बनर्जी की तरफ से एक ही जगह पर रैली करने की बात कही जा रही थी। हालांकि बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने पैर पहले ही पीछे खींच लिए थे। ऐसे में यही माना जा रहा था कि फैसला ममता के पक्ष में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच ममता बनर्जी को उनके करीबी से भी बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में मदन मित्रा को टीएमसी का चीफ व्हिप बनाया था, लेकिन वो अब पाला बदल चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट में शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ उस वक्त छोड़ा जब महज एक दिन पहले ही ईडी की तरफ से नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में मदन मित्रा के 2 बेटों और पत्नी को तलब किया गया था। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर मदन मित्रा पर यह कार्रवाई की गई थी जिससे वो ममता का साथ छोड़ दे। इस बीच केंद्र में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता दिखाई दिया है। सांसदों के बागी गुट की अगुवाई करने वाली काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है कि बागी सांसदों को लोकसभा में बैठने के लिए नई सीटें मिलेंगी। साथ ही इन सांसदों को अलग दफ्तर भी मिल सकता है। हालांकि उनके दावों में कितना दम है ये तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ममता बनर्जी की पार्टी को साजिशन कमजोर किया जा रहा है। लेकिन तमाम मुश्किलों से घिरी होने के बाद भी ममता बनर्जी के सख्त तेवर अब भी बरकरार हैं, जो बागी गुट और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। बंगाल में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की पार्टी को कमजोर करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन बिहार में अपने ही गढ़ में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले तो उम्मीदवार ही बदल दिया और अब नीरज कुमार की उम्मीदवारी पर भी संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मानी जा रही बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। दरअसल ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस बार मुकाबला भी कड़ा है। बीजेपी के नीरज कुमार का मुकाबला जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के साथ है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में टिके रहना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहले उसके उम्मीदवार ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी के इस फैसले के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार पर दाव लगाया, तो अब उनका नामांकन ही खारिज होने की कगार पर आ गया है। उनके नामांकन पत्र में गंभीर गलतियां मिली हैं, जिस पर विवाद छिड़ गया है। 13 जुलाई को नीरज कुमार ने नामांकन भरा और चुनाव आयोग के सामने अपना चुनावी हलफनामा भी दाखिल किया। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब इस हलफनामे में नीरज ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन की डिटेल दे दी। यानी बीजेपी उम्मीदवार ने हलफनामे में ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कब और कहां से की। ऐसे में उनकी शैक्षणिक योग्यता सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने 10वीं पास करने के बाद सीधे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन बीजेपी और नीरज कुमार दोनों ने ही इस मामले में चुप्पी साध ली है। उनकी तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। इसके अलावा उनके बायोडेटा में नीरज सिन्हा की जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई और नीचे दी गई उनकी राजनीतिक यात्रा में बताया गया कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी, यानी जब वो महज 12 साल के थे। इस पर सवाल उठने लगे कि क्या नीरज ने महज 12 साल की उम्र में ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि पार्टी ने बाद में नया बायोडाटा जारी किया है, जिसमें इस विवादित हिस्से को हटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक गलतियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है। अब सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। बांकीपुर उपचुनाव सियासी गलियारों में हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कभी अपने फैसले को लेकर तो कभी अपनी टिप्पणियों को लेकर। और अब कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसे न्यायिक व्यवस्था में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है और इसे संवैधानिक अदालतों तक हर शख्स की सही वक्त पर पहुंच बनाने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या है कोर्ट का ये फैसला, जानने के लिए देखिए। की पहुंच होना जितना जरूरी है, सही वक्त पर उनकी सुनवाई होना भी उतना ही जरूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अदालतों तक हर शख्स की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में कोर्ट ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब अर्जेंट हियरिंग के लिए आधी रात को भी अदालत बैठ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट आधी रात को आने वाले जान और आजादी की रक्षा से संबंधित अर्जेंट याचिकाओं पर सुनवाई करने की व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी में नजर आ रहा है। दरअसल सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने वकील मेहराविश रेन की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि जब लोगों की जान और आजादी पर खतरा मंडरा रहा हो तो उनके पास अदालतों तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता। हालात तब और भी चिंताजनक हो जाते हैं जब पुलिस जुल्म करने वालों के साथ मिली हुई हो। मेरी शिकायत ये है कि मैं अगर एक गरीब व्यक्ति हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मैं कानूनी सहायता समिति से केवल दिन के समय ही संपर्क कर सकता हूँ, रात में नहीं। मैं अदालत में भी केवल दिन में ही जा सकता हूँ, रात में नहीं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आप जो चाहते हैं अधिकार और अनौपचारिक घंटे एक समान हो जाए, इससे हम सहमत नहीं। न्याय तक सीमित पहुंच का मतलब न्याय से वंचित करना नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार अदालतें आधी रात को भी चलती हैं। हालांकि बहस पूरी होने के बाद सीजे सूर्यकांत ने याद दिलाया कि मैंने पहले हाईकोर्ट से अपील की थी कि वो सरकारी अस्पतालों की तरह 24/7 काम करना शुरू करें। अगर मैं उच्च न्यायालयों से मांग कर सकता हूं तो सर्वोच्च न्यायालय से क्यों नहीं? लेकिन एसओपी बताए, क्योंकि केवल ऐलान करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। सीजीआई ने आगे कहा कि एसओपी तैयार करने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री से सुझाव लिए जाएंगे ताकि ये व्यवस्था सभी संवैधानिक अदालतों में लागू की जा सके। साथ ही ये भी साफ किया कि केवल उन्हीं मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें जान और स्वतंत्रता पर खतरा हो। अब ये नई व्यवस्था कब लागू होती है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई ये जंग और तेज होती नजर आ रही है। लगातार चौथे दिन भी अमेरिका के ये हमले जारी रहे। वहीं ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है, जिसके बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, जिससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर भयानक जंग शुरू हो गई है। चौथे दिन अमेरिकी सेना ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए। इस दौरान उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार में दूसरी बार मिसाइल हमला किया है। वहीं बुशहर में 3 ठिकानों पर हमला किया। बुशहर के गवर्नर मोहम्मद मुजाफरी ने बताया कि बचाव एजेंसियां फिलहाल सतर्क हैं और शहर में शांति बनी हुई है और ईरानी सेना इन हमलों का जवाब देने में जुटी हुई है। IRGC ने बताया कि हमने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को भी निशाना बनाया है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये संघर्ष जारी रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को सेवा देने वाले तेल और गैस निर्यात मार्गों को निशाना बनाया जा सकता है। क्षेत्र से ऊर्जा निर्यात या तो सभी के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक नया पोस्टर लगाया गया है। इसमें ट्रंप को अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत में लेटा हुआ देखा गया। इसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है कि हम ट्रंप को मारेंगे, यानी ईरान के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए हैं। वैसे इसका दावा तो खुद ट्रंप ने भी किया था कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर है और अब ईरान का भी संदेश साफ है। जिस तरह ईरान अमेरिका के हर हमले का सामना कर रहा है और उसे करारा जवाब भी दे रहा है, उससे ट्रंप की खींच भी बढ़ती दिखाई दे रही है और अब उन्होंने ईरान को सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया कि अगर वो बातचीत की मेज पर नहीं आते तो अमेरिका उनके पावर प्लांट्स और पुलों को ध्वस्त कर देगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इन धमकियों का जवाब कार्रवाइयों से देगा। ऐसे में इस क्षेत्र में खतरनाक तबाही के आसार दिखाई दे रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अब तक मिस्टर क्लीन की मोदी गवर्नमेंट की छवि वाले मंत्री नितिन गडकरी खुद भी मुश्किल में फंस गए जब से उन्होंने A20 वाला पेट्रोल लोगों की गाड़ियों में डलवाना शुरू किया है। तभी से वो जनता के टारगेट पर आ गए हैं। जितनी मुश्किल में वो हैं, हालांकि जनता से ज़्यादा मुश्किल में नहीं होंगे क्योंकि जनता की जेब तो ढीली हो ही रही है। गाड़ियाँ भी खटारा होने की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं।